हेलो एवरीवन। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर सबस्पेस। तो होप सो हमने जो लास्ट 2 वीडियोस के अंदर वेक्टर स्पेस और उसकी एग्जांपल समझी थी आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वेक्टर सबस्पेस, उसमें भी वेक्टर स्पेस का काम यूज होने वाला है। ठीक है, तो अब वेक्टर सबस्पेस जैसे हम छोटी क्लासेस में जब सेट पढ़ते हैं, प्लस 1 प्लस 2 में जब सेट पढ़ते हैं तो उसी के आगे हम पढ़ते हैं सबसेट। उसी सेट का ही अंदर से निकाला हुआ एक सबसेट बनता है। वैसे ही वेक्टर सबस्पेस है कि आपको अगर एक वेक्टर स्पेस दे दिया जाए तो उसका कोई एक सबसेट, उसी वेक्टर स्पेस के अंदर एक सबसेट जो वेक्टर स्पेस बन जाए अंडर द सेम ऑपरेशन एंड ओवर द सेम फील्ड, उसे हम कहेंगे सबस्पेस ऑफ दैट गिवन वेक्टर स्पेस। और वेक्टर स्पेस को प्रूव करने के लिए तो आपको पता ही है, ये 4 पॉइंट्स हमने मेन में लिखे थे कि 2 सेट होते हैं V और F, जिसमें से जो V है वो अंडर एडिशन एबिलिंग ग्रुप होना चाहिए और जो F है वो फील्ड होना चाहिए। V और F को ऑपरेट करोगे तो V में जाना चाहिए और ये कुछ एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज है जो प्रूव होनी चाहिए। तो बस इन्हीं बातों को ध्यान रखना है, तो वहां से हमारा सबस्पेस भी निकला है। बस ये बात ध्यान रखना, जब भी वेक्टर सबस्पेस की बात होगी तो आपको पहले एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ होगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस के अंदर हम एक वेक्टर स्पेस देख रहे हैं। जब हम वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं तो हमारे हाथ में सिर्फ सेट और ऑपरेशंस होते हैं, उसी के साथ काम करके प्रॉपर्टीज प्रूव करके एक नई चीज बनाते हैं, एक नया स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसे हम नाम देते हैं वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो वेक्टर सबस्पेस के लिए सबसे पहले हमेशा आपको दिया होगा लेट V बी वेक्टर स्पेस ओवर F। सो लेट W be non-empty subset, non-empty subset। और ध्यान रखना, जिसके वेक्टर सबस्पेस प्रूव करने जाओगे वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना। ठीक है ना, हमने जब शुरुआत में ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी तब भी हमने लिख दिया था S should be a non-empty set, रिंग में भी R should be a non-empty set। तो जब वेक्टर स्पेस करेंगे उसमें भी जो V है वो नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, F भी नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। So W be a non-empty subset of V. So definition says W is vector subspace of V if W itself a vector space over F। फील्ड वही होनी चाहिए जो वेक्टर स्पेस के लिए फील्ड यूज कर रहे हैं, अंडर दी सेम ऑपरेशन, अंडर दी सेम ऑपरेशन एज V। जैसे V के अंडर एडिशन वाले ऑपरेशन है या फील्ड के ऑपरेशन है या जो ये एक्सटर्नल वाला ऑपरेशन है, वो जैसे ऑपरेशन V के यूज हो रहे वैसे ही आपने W यूज करना। बस फर्क सिर्फ इतना है कि V की जगह W आ गया, बाकी सारी चीजें सेम है। और उससे ये नहीं प्रूव होता कि V की जगह अगर W कर दो तो सारी प्रॉपर्टीज अपने आप आ जाएंगी, नहीं, आपको काम तो करना पड़ेगा। वो क्या काम करना पड़ेगा वो हम आगे थ्योरम पढ़ेंगे, उससे पता चल जाएगा। तो खैर डेफिनेशन ये क्या कह रही है कि आपके पास अगर एक V वेक्टर स्पेस है V ओवर फील्ड F, तो इस V के अंदर आपने एक सबसेट लिया W, तो इस W को अगर आपने वेक्टर स्पेस प्रूफ कर दिया ओवर फील्ड F और ऑपरेशन बिल्कुल सेम होने चाहिए V जैसे, तो हम कहेंगे कि W is the vector subspace of V over F। That is the definition। और इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपको सबस्पेस प्रूफ करना है तो वेक्टर स्पेस वाला ही तो काम सारा करना पड़ेगा, मतलब यही सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करनी पड़ेंगी आपको। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब एलिमेंट्स आपके W में से आने वाले हैं। पर अब यहां पे W जो है वो V का सबसेट है, तो जब आप इसके लिए प्रॉपर्टीज प्रूव करोगे तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो अपने आप ही ट्रू होंगी। क्यों? क्योंकि वो V के अंदर बैठा है, तो V की वजह से, V वेक्टर स्पेस है हमारा, उसमें ऑलरेडी सारी प्रॉपर्टीज प्रूव है, तो कुछ प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपका काम बहुत कम हो जाएगा वेक्टर सबस्पेस के लिए। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या क्या काम कम होगा। तो उसके लिए थ्योरम है, वो थ्योरम क्या मैं लिख देता हूं, मैं डेफिनेशन रख कर देता हूं कि V be a vector subspace, a vector space, ये थ्योरम है हमारे पास, let V
बी वेक्टर स्पेस ओवर एफ एंड W भी अ सबसेट होती है, और वो जो W है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है, वो नॉन एम्प्टी सबसेट है। सो क्या थ्योरम है, W इज सब स्पेस ऑफ V, या सब स्पेस बोल लेते हैं या वेक्टर सबस्पेस बोल लेते हैं, बाद देखिए शॉर्ट फॉर्म में वेक्टर सबस्पेस। W इज अ सबस्पेस ऑफ V if and only if W is closed under addition plus and W is closed under scalar multiplication। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी थ्योरम है। ये थ्योरम कहना चाहिए कि अगर आपको W को V का सबस्पेस प्रूव करना चाहते हो तो सिर्फ ये दो बातें प्रूव कर दो। दोनों बातें क्या कह रही है, इट शुड बी क्लोज्ड अंडर एडिशन। अभी क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब क्या हुआ, ये क्लोज्ड, ये वो वाला नहीं जो एनालिसिस में आपको क्लोज सेट और ओपन सेट पता नहीं, उससे साथ कंफ्यूज नहीं होना। इसमें क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब है कि W के अंदर से अगर आप कोई भी दो एलिमेंट पकड़ते हो तो उसका प्लस करने पे W में ही आए, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड इन W। एंड क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब कि अगर आप एक एलिमेंट W में से उठाते हो और एक स्केलर मतलब फील्ड का एलिमेंट उठाते हो तो उसको ऑपरेट करने पे आपका आंसर W में वापस आ जाए, दैट इज यही प्रॉपर्टी होगी बेसिकली, बस V की जगह W आ गया। एक तरह से आप इस प्रॉपर्टी को ये भी लिख सकते हो कि W को F के साथ ऑपरेट करने पे आपका आंसर W में आ जाना चाहिए, ठीक है। और ये वाली प्रॉपर्टी कह रही है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ठीक है। तो अब ये करते हैं, और साथ में इफ एंड ओनली का मतलब आपके पास अगर ये दिया हो तो ये प्रूफ करना, अगर ये दिया हो तो ये प्रूफ करना, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले ये वाला पार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट का मतलब अगर हमें सबस्पेस दिया हुआ है W इज सबस्पेस ऑफ V, तो बाय डेफिनेशन से तो हमें ये पता है अगर W V का सबस्पेस है तो W वेक्टर स्पेस है। W वेक्टर स्पेस है तो ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा होगा, सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा होगा, तो इसका मतलब जो W है वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होगा बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। और एबिलियन ग्रुप है तो एबिलियन ग्रुप की जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो ये जो कह रही है कि कोई भी दो एलिमेंट W में से उठाओगे तो उसका प्लस करने पे W में ही जाएगा फॉर एवरी W1 एंड W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W, दैट मींस W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। पहला पॉइंट तो प्रूव हो गया। अब दूसरा कि W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। Since W is a subspace of V, तो by definition of the vector subspace W is vector space over F। वेक्टर स्पेस है तो ये तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि W को F के साथ ऑपरेट करने पे आपका आंसर हमेशा W में ही रहेगा। इसका मतलब यही होगा कि अगर आप कोई भी एक एलिमेंट फील्ड में से उठाते हो, दूसरा W में से उठाते हो, उसको ऑपरेट करते हो तो आपका आंसर W में ही आ रहा है, ठीक है। और ये सभी अल्फा फील्ड के लिए और W कैपिटल W के लिए बिलोंग करता है। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो ये पॉइंट भी प्रूव होगा। तो यहां से यहां आना तो बहुत आसान काम था। अब मेन पार्ट है यहां अगर ये चीजें दी हुई तो उसको सबस्पेस कैसे प्रूव करें, वो प्रूव करते हैं। तो होप सो आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, तो मैं अब कर रहा हूं। तो नेक्स्ट पार्ट हम प्रूव करते हैं कि अब हमें दिया हुआ है कि W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बाकी सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है। अब सबस्पेस प्रूव करना चाहते हो, दैट मींस आपको प्रूव करना है टू प्रूव कि W इज वेक्टर स्पेस, बस ये तो प्रूव करना आपने ओवर F। आपका मेन काम ये है। और वेक्टर स्पेस को प्रूव करने के लिए आपके सामने सारे पॉइंट्स लिखे होंगे, बस V की जगह W आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे W को वेक्टर स्पेस प्रूव करना चाहते हो तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि W प्लस क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप। ये प्रूव करना हम ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट F फील्ड होना चाहिए, वो तो हमें दिया ही हुआ है कि ओवर F फील्ड होगी तभी तो हम लेके चल रहे हैं F फील्ड है, क्योंकि V वेक्टर स्पेस ओवर F है तो F फील्ड पक्का है बाय डेफिनेशन, क्योंकि इसके बिना तो वेक्टर स्पेस का नाम ही नहीं ले सकते। तो F यहां से तो फील्ड प्रूव होगा, मतलब ये पॉइंट तो ऑटोमेटिकली प्रूव है वाला, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट हमें ये प्रूव करना है कि W को F के साथ ऑपरेट करे तो आपका आंसर W में आना चाहिए, ठीक है। और साथ में ये चारों प्रॉपर्टीज अगर हम ये सारा कुछ प्रूव कर दें तो हमारा W वेक्टर स्पेस बन जाएगा, ठीक है। अब W प्लस एबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है
क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे कि आपको यहां पे ये V सेट दिया हुआ है, ये W सेट दिया हुआ है और ये F का सेट दिया हुआ है, ठीक है। अब शायद कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि जब आप V वेक्टर स्पेस लेके चल रहे हो तो ये तो आपको पक्का पता है कि V के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होगी कि कोई भी दो एलिमेंट पकड़ेंगे तो उसको प्लस करोगे तो V के अंदर ही एलिमेंट आएगा, ये बात पक्की है। बट अगर कोई दो एलिमेंट आप W में से पकड़ते हो तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो एलिमेंट W में ही आए, हाँ रहेगा V में क्योंकि V के ही एलिमेंट्स है आखिरकार, पर W में रहे ये कोई जरूरी नहीं है। बस हमें इसी बात को मेन चाहिए था, पर वो हम अब यहां से यहां आ रहे हैं, हमें ये चीज गिवन है कि W इज क्लोज अंडर एडिशन, तो ये बात यहां पे गिवन है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो प्रूव हो गई है बाय गिवन। सो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें बेसिकली दी हुई है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, दैट इज W1 plus W2 belongs to W for every W1 W2 belongs to W। ये बात यहां पे दी थी। मान लो अगर ये पॉइंट यहां पे ना दिया होता तो हम किसी भी तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं प्रूव कर सकते थे। समझ गए आपने? तो पहला पॉइंट तो हो गया। अब दूसरा पॉइंट होता था एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है बेसिकली होता क्या उसमें कि आपको तीन एलिमेंट दिए होते हैं और ब्रैकेट चेंज करनी होती है बेसिकली। अब क्योंकि V हमारा वेक्टर स्पेस है, V वेक्टर स्पेस है तो V अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है तो उसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होगी, पक्का है। जब V के सभी एलिमेंट्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो उसके सबसेट के लिए भी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ये बात कन्फर्म है। क्योंकि जब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखते हैं तो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ V लिखते हैं, तो जब फॉर एवरी एलिमेंट के लिए प्रूव हो चुकी है तो इन पर्टिकुलर W वाले एलिमेंट्स के लिए भी प्रूव हो चुकी है। दैट मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी holds in W because of W is a subset of V and V is a vector space, that's why associative property holds। ठीक है, अब रह गई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब जीरो। अब जीरो हमें प्रूव करना है कि आइडेंटिटी W में। इस पॉइंट को अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूं, इस पॉइंट को अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूं कि आइडेंटिटी कैसे आई, अभी मैं छोड़ रहा हूं, इसको बाद में प्रूव करते हैं। ठीक है, फिर आती है हमारे पास इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, कि कोई भी अगर हम एलिमेंट पकड़े W में से तो उसका माइनस W भी उसी के अंदर है। इस पॉइंट को भी मैं छोड़ रहा हूं, इन दोनों पॉइंट को भी मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, अब बात आती है कॉम्यूटेटिविटी की। ई पॉइंट मान लेते हैं वो कॉम्यूटेटिव, ओके, बिलिंग को प्रूव करना। अब कॉम्यूटेटिव मतलब कि कोई भी दो एलिमेंट पकड़े तो उसकी पोजीशन रिवर्स कर दे तो आंसर में फर्क ना आए। अब क्योंकि जो W है वो V का सबसेट ही तो है और V अंडर एडिशन है एबिलियन ग्रुप है, वहां पे तो कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। जब कॉम्यूटेटिव लॉ V में होल्ड कर रहा है, सभी एलिमेंट्स के लिए होल्ड कर रहा है, तो W के लिए भी तो होल्ड करेगा। दैट मींस कॉम्यूटेटिव लॉ यहां पे प्रूव हो चुका है। तो ये तीन पॉइंट तो हमारे प्रूव हो चुके हैं। अब ये दो पेंडिंग है, इसको मैं बाद में प्रूव करता हूं। ठीक, अब रह गई ये सेकंड पॉइंट कि हमें W को अगर वेक्टर स्पेस प्रूव करना तो ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि W का कोई एलिमेंट अगर F के साथ ऑपरेट करे तो W में, हां ये बात कंफर्म है, V वेक्टर स्पेस है तो पक्का है कि V का एलिमेंट जब F के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे तो आंसर V में तो पक्का जाएगा क्योंकि V वेक्टर स्पेस है। बट हमें चाहिए W के अंदर आए, और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो W में आएगा। बट हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ कि W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर ये ना दिया तो हम किसी भी तरीके से प्रूव नहीं कर सकते थे। ये भी दिया हुआ कि W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब ये होता है कि W का कोई एलिमेंट जब फील्ड के किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा तो वापस वो W के अंदर ही आएगा। सो इसका मतलब ये पॉइंट हमें ऑटोमेटिकली दिया हुआ है थ्योरम के अंदर ही, दैट अल्फा को W के साथ ऑपरेट करोगे तो वो W में ही आएगा। फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एंड फॉर एवरी W बिलोंग्स टू कैपिटल W। समझ गए आप? ठीक है, अब इसी पॉइंट के जरिए ये दोनों पॉइंट प्रूव हो जाएंगे। देखो कैसे। अब जब आप ये पॉइंट आपको दिया हुआ कि W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये बात पक्का ठीक होगी कि फील्ड के हर एक एलिमेंट जब W के हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा तो W के अंदर ही बिलोंग करेगा, सिंस F इज अ फील्ड। अब जब फील्ड की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने वहां देखा था कि फील्ड के अंदर यूनिटी होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी होती है जिसे हम नाम 1 का देते हैं, तो पक्का होगी बाय डेफिनेशन। अगर ये बात सभी एलिमेंट के लिए ट्रू होगी तो उस 1 के लिए भी ट्रू होगी। तो अगर मैं यहां 1 डाल दूंगा, 1 यूनिटी का काम करे तो वो W बिलोंग्स टू, वो तो है ही, चलो ठीक है। अब जब 1 है तो फील्ड होने के कारण
वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप भी है, एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन है तो उसका एडिटिव इनवर्स भी होगा, मतलब 1 का एडिटिव इनवर्स भी होगा, दैट इज -1 पक्का होगा, तभी तो 1 और -1 जुड़ के 0 बनाएंगे एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब 1 यूनिटी है तो उसका एडिटिव इनवर्स -1 होगा, मतलब वो बात -1 के लिए भी ट्रू होनी चाहिए, जो ये हमने बात लिखी हुई है। अब जब अगर मैं यहाँ पे -1 रखता हूँ अल्फा की जगह तो क्या बनेगा -w। इससे क्या प्रूव हुआ कि अगर मैं w कोई एलिमेंट w में से लेता हूं तो -w भी w में जा रहा है, इस प्रॉपर्टी को यूज करके, क्योंकि फील्ड में 1 है तो 1 का एडिटिव इनवर्स -1 भी होगा। दैट मींस हमारे पास ये एडिटिव इनवर्स वाली बात प्रूव होगी इसी पॉइंट से, मतलब अब ये मैं लिख सकता हूं कि हां ये प्रूव हो चुकी है, समझ आप, इसी बात से प्रूव हो रही है। अब बात रहेगी आइडेंटिटी 0 की। अब मुझे पता है ये बात अगर हर एलिमेंट के लिए ट्रू है तो अल्फा अगर मैं 0 ले लूं तो, क्योंकि फील्ड में 0 है एडिटिव आइडेंटिटी। अब अगर आपको फील्ड की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर है तो आपके लिए बहुत आसान सी बात है ये, फील्ड में 0 एलिमेंट है तो जैसे ही 0 डालोगे तो 0 टू w 0, तो 0 w का एलिमेंट बन गया ना, तो इसका मतलब 0 भी आ गई इसमें आइडेंटिटी जो काम कर रही है, तो ये बात भी प्रूव होगी। अब सारी बातें यहां से प्रूव हो गई हैं, तो मतलब w प्लस एबिलियन ग्रुप हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है, ये भी बात प्रूव हो चुकी है। और f मतलब यहां से ये वाली बात प्रूव हो चुकी है, ये प्रूव हो चुकी है, और ये तो वैसे ही पता हमें फील्ड है। अब रह गई ये प्रॉपर्टीज। अब अगर आप ध्यान से देखें ये जो प्रॉपर्टीज हैं चारों की चारों, ये v के हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू है, v के हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू है। जब v के हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू है तो इन पर्टिकुलर जब आप w में देखोगे तो उसके लिए भी तो ट्रू है, मतलब ये चारों पॉइंट्स ऑटोमेटिकली ट्रू हो गए w के अंदर, बिकॉज ऑफ v इज अ वेक्टर स्पेस। तो मतलब आपके पास ये चारों पॉइंट्स ट्रू हो गए, सो हेंस प्रूव्ड W is vector space over F। समझ आप? सो यहां से पता चल गया कि आपको अगर कभी भी वेक्टर सबस्पेस प्रूव करना हो तो सिर्फ दो बातें प्रूव कर दो, क्लोज्ड अंडर एडिशन, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, एंड क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दूसरी बात कि अगर आप एक एलिमेंट आप फील्ड में से उठाते हो W में से उठाते हो तो ऑपरेट करने पे आपका आंसर W में जाए। अब देखो आपको सबस्पेस प्रूव करने के लिए वेक्टर स्पेस प्रूव करना था, और वेक्टर स्पेस को प्रूव करने के लिए इतना लंबा काम करना पड़ता है, हमने एग्जांपल्स भी की थी। बट जब वेक्टर सबस्पेस की बारी आई तो सारा काम इतना रिड्यूस हो गया कि सिर्फ आपको ये दो पॉइंट ही प्रूव करने पड़े, और हमने देख भी लिया कि इन दोनों पॉइंट के जरिए हमारा वेक्टर सबस्पेस प्रूव हो रहा है। वो इस वजह से क्योंकि वो जो W है वो एक बड़े वेक्टर स्पेस के अंदर बैठा है, और उस बड़े वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो उस ऑलरेडी प्रूव्ड प्रॉपर्टी V के अंदर होने की वजह से W में ऑलरेडी प्रूव्ड है कुछ प्रॉपर्टीज, वो इतनी प्रूव्ड होके इतनी कम रहेगी कि सिर्फ आपको दो मेन बातें प्रूव करनी पड़ेगी, दैट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कई बारी हम क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि बताओ कि ये सेट वेक्टर स्पेस है या नहीं, तो कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि वो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करने की बजाय वो सिर्फ ये दो बातें प्रूव कर देता है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन तो वेक्टर स्पेस का पूछा हुआ है, जबकि हमने जो प्रूव किया है वो वेक्टर सबस्पेस की प्रॉपर्टीज के बाकी भी तो प्रॉपर्टीज है। उसका मेन कारण होता है कि वो जो आप वेक्टर स्पेस प्रूव करते हो वो किसी बड़े वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है। तो जब वो किसी बड़े वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है तो उस बड़े वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज प्रूव होने के कारण उसके अंदर ऑलरेडी प्रूव होती है, इसी वजह से वो वेक्टर सबस्पेस की प्रॉपर्टीज प्रूव करने से काम हमारा प्रूव हो जाता है। सो ये बातें ध्यान रखनी होती है। तो वेक्टर सबस्पेस को अगर प्रूव करना है V का कि W वेक्टर सबस्पेस है तो W शुड बी क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड इट शुड बी क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक और थ्योरम आती है इसी में, वो यही कि V is a vector space over F and W is a non-empty subset of V, so W is a subspace of V if and only if alpha x plus beta y belongs to W. For every alpha beta belongs to field and for every x y belongs to W. ये भी बात प्रूव करती है। अब इसको देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे, बहुत आसान काम है। अब इसी थ्योरम को ले लो, जैसे अभी हमने प्रूव किया कि इट इज अ क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसी को ही कर लो। मान लो अगर ये थ्योरम प्रूव करने को आती है आपको तो पहले वो थ्योरम प्रूव कर दो। वो थ्योरम अगर आपने प्रूव कर दी तो ये थ्योरम करनी बहुत आसान है प्रूव। देखो कैसे प्रूव करना चाहते तो हमें पता है W इज सबस्पेस ऑफ V
if and only if W is closed under addition and W is closed under स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये हमने प्रूव कर लिया लास्ट टर्म को देखकर, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इफ एंड ओनली इफ, यही लाइन W इज अ वेक्टर सबस्पेस होगी, इफ एंड ओनली इफ W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W फॉर एवरी W1 W2 बिलोंग्स टू W एंड अल्फा इनटू W बिलोंग्स टू W फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एंड W बिलोंग्स टू W। ये बात हमने मैथमेटिकल वे में लिख दी, इन दोनों बातों को मैथमेटिकल वे में लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमें पता है ये जो प्रूव कर रहा है कि आप एक काम कीजिए, एक्स वाई आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, आप यहाँ पे लिख दीजिए अल्फा W1 बीटा W, थोड़ा फेमिलियर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ओके। तो अब W1 मेरा एलिमेंट है W का, इसको ऐसे लिख सकते हैं, W1 है मेरा W का एलिमेंट और अल्फा है फील्ड का एलिमेंट। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी अल्फा W1 बिलोंग्स टू W, क्योंकि क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली बीटा फील्ड का एलिमेंट है, W2 W का एलिमेंट है, तो किस में जाएगा? W में जाएगा ये। फॉर एवरी W1 एंड W2 बिलोंग्स टू W एंड फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W। ये यूजिंग सेकंड प्रॉपर्टी आ गई। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर दो। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई जो एलिमेंट W का है तो उसका प्लस करने पे W में तो जाएगा। अब इसको प्लस करोगे देन यू विल गेट इफ एंड ओनली, वही सेम लाइंस के साथ, इफ एंड ओनली इफ यू विल गेट अल्फा W1 प्लस बीटा W2 बिलोंग्स टू W फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड W1 एंड W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W। हेंस प्रूव। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो हमने लास्ट थ्योरम प्रूव की और ये थ्योरम प्रूव की बात सेम ही है, बस उसी को ही हमने मैथमेटिकली लिख दिया कि या तो बोल दो W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या बोल दो अल्फा W1 प्लस बीटा W2 बिलोंग्स टू W फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड फॉर एवरी W1 W2 बिलोंग्स टू W। तो होप सो आपको ये दोनों थ्योरम्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। अब हम करते हैं इसकी एग्जांपल्स के जरिए आपको क्लियर हो जाएगा कि वेक्टर सबस्पेस प्रूव कैसे करना था। बस इन थ्योरम्स को जानना, इस थ्योरम को ही हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो आइए अब हम वेक्टर सबस्पेस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो आपको डेफिनेशन तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा और डेफिनेशन वैसे मैंने यहां लिख दी है, क्वेश्चंस ये रहे हैं, इसको प्रूव करते हैं। जैसे आपको V दिया हुआ R²/R, ये वेक्टर स्पेस होता है, हमने प्रूव किया हुआ है अंडर द यूजुअल ऑपरेशन। बेसिकली Rn/R is always a vector space under the usual addition and scalar multiplication। अब R²/R वेक्टर सबस्पेस है, तो आपको बताना है कि क्या ये जो W है V का सबस्पेस है या नहीं। अब सबस्पेस को प्रूव करने के लिए आपको या तो ये पॉइंट प्रूव कर दो कि अल्फा W1 प्लस बीटा W2 बिलोंग्स टू W, या प्रूव कर दो कि क्लोज्ड अंडर एडिशन, जिसको मैंने मैथमेटिकली में लिखा है, एंड क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दोनों में से कोई भी प्रूव कर दोगे ऑटोमेटिकली सबस्पेस प्रूव हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसी का ये कंबाइंड केस बना के ये सिंगल प्रॉब्लम लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, सबसे पहले वेक्टर सबस्पेस को प्रूव करने के लिए एक और बात का ध्यान रखना होता है कि जिसको वेक्टर सबस्पेस प्रूव करने जा रहे हो V का, वो W V का सबसेट होना चाहिए। डेफिनेशन समझो, W is a vector subspace of V। फर्स्ट ऑफ ऑल W is a सबसेट ऑफ V, क्योंकि सबसेट होगा तो सब नाम सब स्पेस के अंदर जो आ रहा है वो उसी की वजह से आ रहा है, समझ रहे आप? तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि W जो है वो V का सबसेट होना बहुत जरूरी है। कई बार आप प्रूव कर देते हैं बट आप बाद में देखते हैं कि W तो V का सबसेट ही नहीं है, तो ये बड़ी गलत बात हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस कई बार मिल जाते हैं, ठीक है। तो W V का सबसेट होना जरूरी, मतलब W के अंदर जो एलिमेंट्स हो वो V में से ही आने चाहिए। तो ध्यान से देखो, यहाँ जो W है उसके एलिमेंट्स R² में से ही हैं, बस एक कंडीशन लगी हुई है। तो जब कंडीशन लगती है तो सेट छोटा हो जाता है, तो W इज अ सबसेट ऑफ V, ठीक है ना। तो ठीक है, W यहाँ V का सबसेट है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड क्वेश्चन में देखूं तो W R² के एलिमेंट्स आ रहे हैं, यस, तो W V का सबसेट है। यहाँ भी W के एलिमेंट जो है वो R² में से आ रहे हैं, तो V का सबसेट है। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन देखूं तो W V का सबसेट तो पक्का है, ठीक है। ओके, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या ये जो W है V का सबस्पेस है या नहीं। तो उसमें कंडीशन देखो ध्यान से क्या है, उसमें वो एलिमेंट्स हैं R² के, वो एलिमेंट्स हैं V के जिसमें पहला कोऑर्डिनेट
जीरो हो और दूसरा कोऑर्डिनेट कोई भी रियल नंबर हो, लिखा नहीं हुआ इसका मतलब y जो है वो एनी रियल नंबर हो, बट पहला कोऑर्डिनेट शुड बी जीरो। तो उसके लिए प्रूव कैसे करोगे आप कि पहले दो एलिमेंट्स पिक करोगे, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट, उनका एडिशन इसके अंदर आना चाहिए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने पे भी इसमें चाहिए, सिर्फ सिंगल प्रॉपर्टी से कर देंगे। तो काम करते हैं, लेट, ये मैं पहला क्वेश्चन प्रूव करने जा रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट w1 दैट इज x1 y1 बिलोंग्स टू w1। अगर ये ये w का एलिमेंट है, ठीक है, अगर w का एलिमेंट है तो इसका मतलब यहां पे x1 कोऑर्डिनेट 0 होगा पक्का, y1 कोऑर्डिनेट तो रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। फिर आपने w2 एलिमेंट लिया, वो नाम रख देते हैं x2 y2, वो भी w के अंदर है, w के अंदर है तो इसका मतलब x2 कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हमारा मेन मकसद क्या है कि अल्फा w1 बीटा w2 w में चला जाए, ठीक है। सो अल्फा w1 प्लस बीटा w2 करके देखते हैं। अब ये w में सिर्फ तभी जाएगा जब w की जो कंडीशन है वो प्रूव हो जाए, और w की कंडीशन है कि पहला कोऑर्डिनेट 0 हो जाए। तो ठीक है, करके देखते हैं, अल्फा ऑफ x1 y1 प्लस बीटा ऑफ x2 y2, ठीक है। तो सिंपली आपको पता है जो ये एलिमेंट्स हैं सारे, ये है तो V में से ही आ रहे हैं और V वेक्टर स्पेस है, V वेक्टर स्पेस है तो आप लिख सकते हैं इसको अल्फा अंदर चला जाएगा, बीटा अंदर चला जाएगा, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूजुअल है, एडिशन यूजुअल है। तो इसको जब करोगे तो क्या बन जाएगा, ये अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कॉमा अल्फा y1 प्लस बीटा y2, ये बन गया। सिंस हियर x1 एंड x2 आर 0, अगर x1 0 है, x2 0 है, तो जब यहां डालोगे तो ये पूरा कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। यहां से पता चल रहा है कि इट इज 0 कॉमा अल्फा y1 प्लस बीटा y2। अब ध्यान से देखो, जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा था उसमें पहला कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है और दूसरा कोऑर्डिनेट रियल नंबर हो, सिंस y1 y2 आर द रियल नंबर एंड अल्फा बीटा आल्सो रियल नंबर, क्योंकि फील्ड के एलिमेंट है ना अल्फा बीटा, और फील्ड हमारा वही होता है जो v का फील्ड होता है, दैट इज रियल नंबर। तो ये भी रियल नंबर बनेगा। तो यहां से पता चल गया कि एलिमेंट w में जा रहा है, इट मींस कि जो आपका w है वो v का सबस्पेस बनेगा। सो होप सो आपको समझ लग गया होगा कि कैसे प्रूव करना है, किसी भी सबसेट को सबस्पेस प्रूव करना हो तो बस ध्यान रखो जिसको आप सबस्पेस प्रूव करने जा रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी कि आपका पहला कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, समझ गए आप? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी वेक्टर स्पेस आपका r स्क्वायर ओवर r है, बट अब जो w सबसेट है उसमें कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। इसमें कंडीशन ये है कि इसमें r स्क्वायर के वो एलिमेंट हैं जिसमें पहले दोनों कोऑर्डिनेट का सम 0 आए। तो शुरुआत कैसे करोगे भाई, आप यहां से दो एलिमेंट पिक करोगे, जैसे आपने w1 एलिमेंट लिया, अब ये दूसरा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कि w1 आपने एलिमेंट w में से लिया, तो अब w1 की कंडीशन ये है कि दोनों का सम 0, मतलब अब क्या आएगा, x1 प्लस y1 शुड बी 0। अब यही एलिमेंट आपने w2 में से लिया, x2 y2, तो अब कंडीशन क्या होगी, x2 प्लस y2 शुड बी 0, ये बन गया आपके पास। तो अब आप चाहते हैं कि अल्फा w1 प्लस बीटा w2 भी आपका w में जाए, और इसके लिए जरूरी है कि आपका जो रिजल्टिंग एलिमेंट है उसके कोऑर्डिनेट्स का सम 0 आए। तो देख लेते हैं, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या इन दोनों का सम 0 आ रहा है या नहीं। इसको अलग से लिख लेते हैं, अल्फा x1 प्लस बीटा x2 प्लस अल्फा y1 प्लस बीटा y2, ठीक है। अब ये सारे एलिमेंट्स बेसिकली देखिए तो रियल नंबर है, और रियल नंबर में एडिटिव जो एडिशन होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा ऑफ x1 अल्फा ऑफ y1 प्लस बीटा ऑफ x2 प्लस बीटा ऑफ y2, इसको लिख सकते हैं। फिर इसमें क्या कर सकते हैं, अल्फा कॉमन निकाल के क्या लिख सकते हो, x1 प्लस y1, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो होल्ड करते हैं रियल नंबर में, बीटा यहां से कॉमन निकाल लिया, x2 प्लस y2, सिंस x1 प्लस y1 इज 0 दिया हुआ हमें ये पता है, और ये भी 0 है, तो ओवरऑल सॉल्व करोगे तो 0 ही आ रहा है। तो यहां से पता चल गया ना, जो ये रिजल्टिंग एलिमेंट आया था उसके कोऑर्डिनेट्स का सम 0 आ रहा है फॉर एवरी अल्फा बीटा एंड w1 w2। दैट मींस ये जो हमने सॉल्व किया ये भी w में जा रहा है, व्हिच मींस आपका जो ये सेकंड वाला है वो भी सबस्पेस बन गया है B का। होप सो आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे कंडीशन थोड़ी चेंज होगी। वो कंडीशन ये है कि आपका पहला कोऑर्डिनेट 1 हो, दूसरा कोऑर्डिनेट कोई रियल नंबर, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं यहां से रब कर देता हूं। अब यहां पे कंडीशन ये बन गई कि पहला कोऑर्डिनेट 1 हो और दूसरा कोऑर्डिनेट भी 1 हो,
अब सिंपली से आप एक बात सोचो कि जब आपको वेक्टर सबस्पेस प्रूव करना होता है तो या तो आप ये बात प्रूव करते हो या ये बात प्रूव करते हो, ठीक है, जिसको आप ये बोलते थे क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जब आप ऐसे दो एलिमेंट जिसका पहला कोऑर्डिनेट 1 हो, तो जब आप उन दोनों को सम करोगे, उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को सम करोगे, तो आपका पहला वाला पहले वाले के साथ जुड़ने वाला और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट दूसरे वाले के साथ जुड़ने वाला है। सिंस पहला वाला कोऑर्डिनेट दोनों का 1 है, तो जब जोड़ोगे तो क्या बन जाने वाला है 2, मतलब W1 प्लस W2 करोगे तो आपका क्या बन जाने वाला है यहां आंसर x1 प्लस x2 एंड y1 प्लस y2। अब y1 y2 रियल है तो इसका सम भी रियल आने वाला है, बट ये दोनों 1 है तो 1 प्लस 1 2 बन गया ये। पर ये जो आंसर आया, रिजल्टिंग एलिमेंट आया, उसका पहला कोऑर्डिनेट तो 2 आ रहा है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी 1 आना। इसका मतलब ये वाला एलिमेंट तो आपका जो है W में नहीं जा रहा, व्हिच मींस this set is not closed under addition, that's why it is not a subspace of V। ये दोनों सबस्पेस बन चुके थे, समझ रहे आप? और एक छोटी सी बात का और ध्यान रखो, जब भी आप किसी सबसेट V के सबसेट को सबस्पेस प्रूव कर रहे होंगे तो एक बात का जरूर ध्यान रखना, उस सेट के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज सबस्पेस प्रूव नहीं कर पाओगे। क्योंकि W को अगर आपने सबस्पेस प्रूव करना है तो बेसिकली आप वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे हो बाय डेफिनेशन, और वेक्टर स्पेस मतलब अंडर एडिशन है बिलिंग ग्रुप, और अंडर एडिशन है बिलिंग ग्रुप मतलब उसमें जीरो होनी बहुत जरूरी है, उसके बिना तो फिर वो ग्रुप नहीं बनेगा, वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, सबस्पेस नहीं बनेगा। और वो जीरो स्पेशली वही जीरो होगी जो V की जीरो है। दैट मींस अगर आप इसको सबस्पेस प्रूव करना चाहते हो तो इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी होनी जरूरी है, और इसकी एडिटिव आइडेंटिटी वही होगी जो V की है। अब V वेक्टर स्पेस है तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी मुझे पता है 0,0 है, R² की एडिटिव आइडेंटिटी कौन होती है 0,0। तो अगर ये सबस्पेस होता तो इसमें 0,0 होना बहुत जरूरी था, बट इसमें 0,0 है ही नहीं, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है, पहला कोऑर्डिनेट आपका 1 होना चाहिए। दैट मींस एक शॉर्टकट से आपको पता चलेगा कि जिसको आप सबस्पेस प्रूव करने जा रहे हो उसके अंदर V वाली एडिटिव आइडेंटिटी होनी बहुत जरूरी है। अगर एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होगी तो आप सीधा बोल देंगे कि इट इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ V। 0 0 does not belongs to W, so that's why it is not a subspace of V। और ध्यान रखना वो जो 0 0 है वो V वाली 0 0 सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से जो हमने पहले दोनों क्वेश्चन प्रूव किए, इन दोनों में 0,0 है, R² की एडिटिव आइडेंटिटी 0,0 होती है। अब इसमें 0,0 है क्योंकि 0,0 पहले कोऑर्डिनेट का 0, यस R 0,0 पहला कोऑर्डिनेट 0, और 0,0 यहां भी क्योंकि दोनों का सम 0 आ रहा है। पर फिर भी स्टिल अगर 0,0 बिलोंग कर जाए, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी W में आ जाए, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो सबस्पेस प्रूव हो गया है। आपको बाकी सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। दैट मींस एडिटिव आइडेंटिटी का होना इज जस्ट अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। इट इज अ नेसेसरी कंडीशन। हां ये जरूरी तो है कि 0 हो, बट इतना जरूरी नहीं है कि 0 होने से ही आप प्रूव कर देंगे। आपको और भी बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। बट अगर हां 0 नहीं है तो आप ये पक्का कर देंगे वो वेक्टर सबस्पेस नहीं है, ठीक है। इसी वजह से हमें यहां प्रूव करना पड़ा था, बट यहां पे 0 0 नहीं तो मैंने सीधा बोल दिया कि इट इज नॉट अ वेक्टर सबस्पेस, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी आपके सामने क्वेश्चन हो तो आपका सबसे पहला ध्यान होना चाहिए कि क्या V की एडिटिव आइडेंटिटी W में है, अगर तो है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो सीधा बोलेंगे इट इज नॉट अ सबस्पेस। समझ गए आपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, R² और R W सेट दिया हुआ है कि xy बिलोंग्स टू R² वो एलिमेंट जिसमें पहला कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट का स्क्वायर हो। अब ध्यान से देखो क्या इसमें 0 0 बिलोंग कर रहा है, 0,0 यस कर रहा है, क्योंकि 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। दैट मींस इसमें 0,0, बट इट इज अ नेसेसरी कंडीशन नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन, तो चेक करना पड़ेगा। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि पहला कोऑर्डिनेट दूसरे का स्क्वायर है। जैसे अगर मैं ये एलिमेंट लेता हूं W में तो इसका मतलब ये जो x1 है वो y1 का स्क्वायर है, सिमिलरली x2 जो है वो y2 का स्क्वायर है। तो अगर हम चाहते हैं कि आपका अल्फा W1 प्लस बीटा W2 इसमें आए, तो आप चेक कर लो अल्फा W1 प्लस बीटा W2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनने वाला है, ये अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कॉमा अल्फा y1 प्लस बीटा y2। तो अगर आप इसको W2 में चाहते हैं तो इसका मतलब पहला कोऑर्डिनेट इसका स्क्वायर बने। तो एक काम करते हैं इसका स्क्वायर करते हैं, अगर तो ये बन गया तो प्रूव हो जाएगा कि वो W का एलिमेंट है। तो स्क्वायर करते हैं अल्फा y1 प्लस बीटा y2। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनने वाला है, अल्फा स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा y1 y2। अब y1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है x1, तो वो यहां डाल देते हैं
और y2 की वैल्यू क्या है x2, वो भी यहाँ डाल देते हैं और बाकी के साथ छेड़खानी आप कर नहीं सकते। अब ये जो आंसर आ रहा है वो ये तो नहीं आ रहा, वो तो तभी पॉसिबल होता है जब ये क्वांटिटी जीरो होती और अल्फा स्क्वायर अल्फा होता बीटा स्क्वायर बीटा, बट इतनी चीजें थोड़ी पॉसिबल है क्योंकि कुछ और तो कुछ गिवन नहीं है, हम नहीं ले सकते कि अल्फा स्क्वायर अल्फा और ये टर्म जीरो, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ होने वाली है। देख भी लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट है पड़ा है 1,1 इस सेट में बिलोंग कर रहा है क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट दूसरे का स्क्वायर और 1 इज रूट 1 स्क्वायर है। सिमिलरली दूसरा एलिमेंट भी यही ले लो 1 1, यही ले लो, ये w1 बन गया और इसको w2 मान लो। अगर ये सबस्पेस होता तो इन दोनों का सम करने में भी इसका अंदर आंसर आता, इसका सम करते तो रिजल्टिंग एलिमेंट क्या बनता 2, 2, पर ये जो 2, 2 है वो w में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 2 है वो 2 का स्क्वायर नहीं है, तो यहां से प्रूव होगा कि इट इज नॉट अ सबस्पेस। अब ध्यान से देखो, इसमें एडिटिव आइडेंटिटी होते हुए भी ये सबस्पेस नहीं है। दैट मींस यहां से पता चल गया कि एडिटिव आइडेंटिटी का होना इज जस्ट अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। तो होप सो आपको ये चारों एग्जांपल बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्रैक्टिस के लिए और एग्जांपल डिस्कस करते हैं इन डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस। तो आइए कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं वेक्टर सबस्पेस की। अब ये जितनी भी आपके सामने एग्जांपल लिखी है, 9 एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है और 2 एग्जांपल यहाँ पे, टोटल 11 एग्जांपल आपके सामने हैं। ये मैट्रिक्स के ऊपर है एग्जांपल। आपको वेक्टर स्पेस दिया हुआ है 2x2 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज ओवर आर। ये हमने प्रूव कर लिया है कि ये वेक्टर स्पेस तो होता है। बेसिकली हमने इन जनरल प्रूव किया था m क्रॉस n वाले में, तो वो m और n कोई भी आप इंटीजर रख सकते थे। तो मैं 2x2 में बता रहा हूं तो आपको समझ लग जाएगा कि कैसे ये सबस्पेस है या नहीं, चेक करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने 10 एग्जांपल है। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, मैं सीधे इनको डिस्कस करता हूं, आप इसको वीडियो को रिज्यूम करके इसका डिस्कशन देख सकते हैं। तो देखो, सबस्पेस को प्रूव करने के लिए आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि क्या उस सेट के अंदर, उस सबसेट के अंदर वेक्टर स्पेस की एडिटिव आइडेंटिटी है या नहीं। अगर तो है फिर तो प्रूव करना पड़ेगा, बट अगर नहीं है तो सीधा पता चल जाएगा कि वेक्टर सबस्पेस नहीं है। तो ध्यान से देखो, आपके पास यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस की यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी है वो है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स 2x2 की जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स के साथ जोड़ोगे तो वापस वही सेम आएगा। तो जीरो मैट्रिक्स एक्ट एज एन एडिटिव आइडेंटिटी। तो चेक करते हैं कि जीरो मैट्रिक्स किस सेट में नहीं है। अब वो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी मैट्रिक्स है जिसमें ट्रेस जीरो। अब ट्रेस क्या होता है? ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज मतलब जिस मैट्रिक्स में i और j कोऑर्डिनेट बराबर। जब आप मैट्रिक्स लिखते हैं a11 a12 अप टू सॉन a1n, ऐसे a21 a22 एंड अप टू सॉन a2n, ऐसे चलता रहता है an1 and ann। तो वो एंट्रीज होती हैं डायगोनल एंट्रीज जिसमें i और j बराबर हो, जैसे a11 a22 a33 अप टू ann, तो उसका सम ट्रेस होता है। और ये बात सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स में चेक कर सकते हैं, किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बात नहीं कर सकते, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ ट्रेस जीरो है, यस, तो इसका मतलब इसमें जीरो मैट्रिक्स तो है, बट अभी कुछ नहीं कह सकते कि सबस्पेस है या नहीं। ठीक है, पहले आगे चलते हैं। यहाँ वो मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो। आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सिंगुलर मैट्रिक्स। बेसिकली उन मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है जिनका डिटर्मिनेंट जीरो हो। तो जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है, 2x2 का तो डिटरमिनेंट निकालना बहुत आसान है, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, वो जीरो आ रहा है, दैट मींस जीरो मैट्रिक्स यहां पे है, पक्का है। ठीक है, अब ये सेट देखो, इसमें वो मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। अब यहां से पता चल रहा है कि इसमें जीरो मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स का तो डिटरमिनेंट जीरो होता है। यहां तो स्पेशली वो लिखा है जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो, तो ये बात पक्का है कि ये सबस्पेस नहीं हो सकता, इसे तो काट दो, ये तो पता चलेगा। सिमिलरली अगला वाला देखो, उसमें बोला बहुत सारी मैट्रिक्स इसका ट्रेस नॉन जीरो है, ये भी गलत होगा, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स अगर होती तो उसका तो ट्रेस जीरो है, या तो नॉन जीरो ट्रेस लिखा हो, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब यानी कि वो सारी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पे वापस सेम आए, ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज आपको पता क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब कि उस मैट्रिक्स की रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास यही तो निकल के आ रहा है। ट्रांसपोज का मतलब जैसे अगर मान लो सपोज आपको मैट्रिक्स दिया है a b c d, तो जब उसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनने वाला है? a, ये b, रो बन गया कॉलम, और कॉलम रो बन जाएगी कॉलम, और जो रो ये वाली रो है वो बन जाएगी कॉलम। ठीक है, रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा, बस। ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका। अगर ये बराबर आते हैं तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया वापस वही आ रहा है, दैट मींस इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें बिलोंग कर रही है, यस है। पर अभी सबस्पेस नहीं बोलेंगे, अभी उसके लिए हमें बात चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसे बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज करने में माइनस है, इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर आप ध्यान से इसका ट्रांसपोज करोगे तो इसका अगर माइनस में लगाओगे फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, तो इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। अभी जीरो मैट्रिक्स इसमें भी है।
डायगोनल मैट्रिक्स दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? यहां पे बड़े जने ये बोलते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसकी डायगोनल एंट्री नॉन जीरो। ये गलत डेफिनेशन है। डायगोनल मैट्रिक्स आर दोज स्क्वायर मैट्रिक्स हुज नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। मतलब डायगोनल एंट्रीज को छोड़ के जो बच गई एंट्रीज वो जीरो होनी चाहिए। डायगोनल एंट्रीज के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। They may be zero, they may be non-zero, they may be all zero, they may be all non-zero. So diagonal matrix are those square matrix whose all non-diagonal entries are zero. तो अगर हम ध्यान से देखें यहां जीरो मैट्रिक्स पड़ी है, बिलोंग कर रही है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स की अगर हम डायगोनल एंट्रीज के ऊपर हाथ रख ले तो जो नॉन डायगोनल एंट्रीज बची हैं जीरो, तो हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, चाहे जीरो चाहे नॉन जीरो। यस, तो जीरो मैट्रिक्स इसमें बिलोंग कर रही है। सिमिलरली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कई जगह डेफिनेशन बोलते हैं कि उन स्क्वायर मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं जिनकी डायगोनल के ऊपर वाली एंट्रीज नॉन जीरो हो। ये भी गलत डेफिनेशन है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर दोज स्क्वायर मैट्रिक्स हुज लोअर एंट्रीज आर जीरो, अपर एंट्रीज में बी एनीथिंग। दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर दोज स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एंट्रीज बिलो डायगोनल आर जीरो। डायगोनल और डायगोनल से ऊपर वाले कुछ भी हो, जीरो नॉन जीरो, हमें लेना देना नहीं। देखो जब नीचे वाली एंट्री होंगी तभी तो ऊपर वाली हाईलाइट होंगी, तभी तो नाम अपर ट्रायंगुलर बनेगा। तो मतलब जब आप ये मैट्रिक्स लिखो तो ये अगर यहां जीरो तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। समझ आते? ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसे सिमिलरली आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर का मतलब जिसकी अपर वाली एंट्री जीरो हो, तभी तो वो लोअर ट्रायंगुलर वाली हाईलाइट होंगी, नाम बनेगा लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, ओके। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स ही होती हैं, और डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारी डायगोनल एंट्री बराबर हो जाए उन्हें स्केलर मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, अच्छा ये जो डायगोनल मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन था ये वाला, इसमें भी जीरो मैट्रिक्स बिलोंग करेगा क्योंकि जीरो मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है। सिमिलरली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो जीरो मैट्रिक्स होती है इसमें भी बिलोंग कर रहा है क्योंकि जीरो मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्योंकि जीरो मैट्रिक्स अगर आप ध्यान से देखो बिलो डायगोनल एंट्री सारी जीरो तो है, हालांकि सारी एंट्री जीरो है बट बिलो डायगोनल एंट्री जीरो चाहिए, वो है। यस, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, बस उसकी कंडीशन ये होती है कि इसकी सारी डायगोनल एंट्री बराबर हो। अब जीरो मैट्रिक्स अगर आप देखो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी डायगोनल एंट्री क्या है, जीरो, और सारी बराबर ही तो है। सो यहां पे भी जीरो मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब अभी इनमें सभी में एडिटिव आइडेंटिटी है। अब अगर यहां पे देखो 10वीं और 11वीं एग्जांपल में इसमें लिखा है वो सारी 2x2 की मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ पहली एंट्री A11 एंट्री जीरो, मतलब जिसकी ये वाली एंट्री जीरो, बाकियों के बारे में नहीं दे रखा। तो जीरो मैट्रिक्स में अगर आप ध्यान से देखो पहली एंट्री जीरो तो है, तो इसका मतलब इसमें जीरो मैट्रिक्स बिलोंग कर रही है। और 11वां इसमें बोला कि वो सारी मैट्रिक्स जिसमें सभी एंट्रीज का सम जीरो, तो अगर आप ध्यान से देखो इसमें सभी एंट्री का सम जीरो तो है जीरो मैट्रिक्स में, तो इसमें जीरो मैट्रिक्स है। मतलब हमने देखा कि तीसरा और चौथा एग्जांपल कट चुका है, बाकी सारे अभी चेक करने पेंडिंग है क्योंकि इनमें सभी में जीरो मैट्रिक्स तो है। अब शुरुआत करते हैं। तो पहला देखो क्या है, इसमें वो मैट्रिक्स जिसका ट्रेस जीरो है। अब ट्रेस जीरो है तो हमें क्या देखना होता है कि कोई भी वेक्टर स्पेस दिया हो उसके अंदर अगर सब स्पेस प्रूव करना है तो या तो ये प्रूव कर दो या ये अलग अलग प्रूव कर दो। ठीक है, तो हम इसी को उठा लेते हैं। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। हम मैट्रिक्स लेते हैं W1 के नाम से बोलते हैं उसे कैपिटल A, जो हमारे W1 में बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो इस W1 में बिलोंग कर रही है तो मतलब उसका ट्रेस जो होगा वो जीरो होगा, ट्रेस ऑफ A जीरो। ठीक है, ऐसे ही आप W2 कंसीडर करोगे, उसको नाम दे दो B, वो भी W1 में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब उसका ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा। और आप चाहते हैं कि क्या अल्फा W1 प्लस बीटा W2 आपके इस W1 में आएगा या नहीं आएगा, तो चेक कर लेते हैं। उसके लिए क्या चाहिए आपको कि अल्फा A प्लस बीटा B क्या W में आएगा या नहीं आएगा। उसके लिए दूसरा चीज चेक करना पड़ेगा क्या इसका ट्रेस जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ट्रेस चेक करते हैं, ट्रेस ऑफ अल्फा A बीटा कैपिटल B क्या जीरो आ रहा है या नहीं। अब ये ट्रेस की ना प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर A प्लस B का ट्रेस निकालना चाहते हो तो अलग अलग ट्रेस निकाल के प्लस कर दो, बात सेम ही है। दैट मींस इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेस, द ट्रेस ऑफ अल्फा A प्लस ट्रेस ऑफ बीटा, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप। ये ट्रेस की प्रॉपर्टी होती है, प्लस में स्प्लिट होता है। एंड सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर अंदर कोई स्केलर हो तो आप ट्रेस में से बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक ट्रेस की प्रॉपर्टी होती है, ट्रेस ऑफ कैपिटल A प्लस बीटा ऑफ ट्रेस ऑफ B। सिंस A और B दोनों का ही तो ट्रेस जीरो है
तो अल्फा इंटू 0 प्लस बीटा इंटू 0 विच इज 0, विच मींस अल्फा ए प्लस बीटा बी का ट्रेस 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट W1 में जा रहा है, तो इट इज अ सबस्पेस ऑफ V। अब ये प्रूव हो चुका कि इट इज अ सबस्पेस ऑफ। समझ गए आप? बट अगर आप यही काम W2 में करते कि अगर आप एक एलिमेंट उठाते दूसरा एलिमेंट उठाते तो उसमें क्या दिया हुआ डिटरमिनेंट 0 कि A का डिटरमिनेंट 0 B का डिटरमिनेंट 0, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसका भी डिटरमिनेंट 0 आएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि जो प्लस को स्प्लिट कर दे। आप ये नहीं लिख सकते, डिटरमिनेंट की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि आप प्लस में स्प्लिट कर सको। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं 2 क्रॉस 2 में 1 0 0 0, अब ये एलिमेंट हमारा इस सेट में बिलोंग कर रहा है क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर आप ये एलिमेंट उठाएं, इसका भी डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। दोनों एलिमेंट आपके इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, बट जब आप इन दोनों का प्लस करेंगे तो आंसर आपका क्या बन रहा है 1 0 0 1। इसका डिटरमिनेंट आ रहा है 1 जो कि W2 में बिलोंग नहीं कर रहा, व्हिच मींस it is not closed under addition, so that's why it is not a subspace of B। हालांकि जीरो मैट्रिसेस में था, एडिटिव आइडेंटिटीज में बिलोंग कर रही थी, so it is not a subspace of। समझ गए आप? ठीक है, ये तो दो पहले कट गए थे। पांचवा देखो, वो सारी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पे सेम आंसर है, या मैं यूं बोलूं कलेक्शन ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ठीक है उसको भी कर लेते हैं। ऐसे ही आप ये एग्जांपल हो अल्फा W1 एंड W2 बिलोंग्स टू W5, ये W5 में है, ठीक है। तो W5 में तो इसका मतलब A ट्रांसपोज करने पे आंसर A आ रहा होगा और B ट्रांसपोज करने पे आंसर आपका B आ रहा होगा। हमें चाहिए कि क्या अल्फा W1 और बीटा W2 W5 में जा रहे नहीं जा रहे, मतलब अल्फा A और बीटा B W5 में जा रहे नहीं जा रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अल्फा A प्लस बीटा बी का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अब ट्रांसपोज की भी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो प्लस में स्प्लिट होता है। अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज करते हो तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज लिख सकते हो, इसका मतलब इसको लिख सकते हो अल्फा a का होल ट्रांसपोज प्लस बीटा b का होल ट्रांसपोज लिख सकते हो। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है, बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। सिमिलरली ट्रांसपोज की एक और प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी अगर स्केलर पड़ा तो स्केलर बाहर आ सकता है ट्रांसपोज से, ये भी प्रॉपर्टी होती है। तो अल्फा a ट्रांसपोज प्लस बीटा b ट्रांसपोज, ठीक है। अब A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है A और B ट्रांसपोज की वैल्यू B। यहां से ध्यान से देखो प्रूव हो रहा है कि इसका ट्रांसपोज करने पे वापस ये चीज आ रही है, इसका मतलब ये भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो ये W5 में बिलोंग कर जाएगी, सो इट इज अ सबस्पेस ऑफ B। सो कलेक्शन ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आल्सो फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस। सिमिलरली आप ये भी चेक करना, ये भी वेक्टर स्पेस बन जाएगा, सबस्पेस बन जाएगा, आप ये चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। ये मैं आपके लिए ऐसे छोड़ रहा हूं। अब अगला लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की कलेक्शन। अब इसको देखने के लिए क्या करोगे, आप कोई दो मैट्रिक्स उठाओगे जो डायगोनल मैट्रिक्स हो, ठीक है। W7 में काम कर रहे हैं हम, तो लेट A बिलोंग्स टू A, मान लेते हैं उसका नाम है A11 A12 A13 सॉरी A21 और A22, ये हमारे W7 में है। अब अगर ये W7 में है और W7 में क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहते हैं, नॉन डायगोनल एंट्री जीरोस होनी चाहिए, मतलब आपके पास A12 0 और A21 0 होनी चाहिए, A12 भी 0 है और A21 भी 0 है। समझ, यहाँ पे मैं सीधा ये भी बोल सकता हूँ कि इसको डायरेक्टली लिख सकता था, ये 0 लिख दो और ये 0 कर दो, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जो W7 में बिलोंग करेगी, जिसकी नॉन डायगोनल एंट्री है। सिमिलरली आप B लो, वो क्या बनेगा B11 0 0 B22, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है जो W7 में बिलोंग करेगी। पर आप चाहते हैं कि अल्फा A प्लस बीटा B आपका W7 में आएगा नहीं आएगा, तो चेक कर लेते हैं। अल्फा A करोगे तो क्या बनने वाला है आपका अल्फा A11 0 0 अल्फा A2 2, और जब बीटा B करोगे तो बीटा B11 और बीटा B22, और जब प्लस करोगे तो यहीं पे सीधा प्लस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस हो क्या हो जाएगा, ये प्लस बीटा B11 0 और ये बन जाने वाला है अल्फा A22 प्लस बीटा B22। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ रहा है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही तो आ रहा है जिसकी नॉन डायगोनल एंट्री 0, ये रियल नंबर में बिलोंग करेगी, तो इसका मतलब ये भी आपका सबस्पेस बन रहा है। समझ आते हैं। सिमिलरली आप इन दोनों को भी चेक करना सेम इसी तरीके से, बस अब अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा A12 आ जाएगा, ये 0 रहने वाला है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा B12 आ जाएगा, ये 0 होगा, और फिर इनको चेक करना, ये भी रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा अपर ट्रायंगुलर, तो इससे प्रूव हो जाएगा ये सबस्पेस है। सिमिलरली स्केलर मैट्रिक्स को करना, ये भी आ जाएगा आपके पास सबस्पेस। उसके स्केलर मैट्रिक्स है तो बस इस बात का ध्यान रखना कि डायगोनल एंट्री बराबर होनी चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं, इसको A11 लिखा तो इसको भी A11 ही लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल्स,
ठीक है, तो ये भी सबस्पेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं 10th एग्जांपल में। 10th एग्जांपल में क्या है आपके पास, वो सारी मैट्रिक्स जिसकी पहली एंट्री 0 है। तो जब आप इसको लिखोगे, ये W10 का एलिमेंट लिखने जाओगे तो यहाँ पे होगा A12 और A21। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे A11 एंट्री 0 होने वाली है। और जब आप इसको लिखोगे B21 बिलोंग्स टू W10, तो इसमें एलिमेंट होने वाला है B11 होने वाला है। तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो यहां पे भी कुछ एंट्री आनी है, दैट इज अल्फा A12 प्लस बीटा B12। यहां पे है ना अल्फा A21 प्लस बीटा B21। तो अगर आप ध्यान से देखें A11 और B11 तो 0 है, तो A11 और B11 0 है, तो अल्फा A11 प्लस बीटा B11 का सम भी तो 0 आने वाला है। दिस मींस फर्स्ट एंट्री इसकी भी 0 आ रही है। तो हेंस प्रूव कि अल्फा A प्लस बीटा B भी आपका W10 में जा रहा है। फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड A एंड B बिलोंग्स टू W10, व्हिच मींस W10 इज आल्सो सबस्पेस हो। ठीक है, अब इसकी कंडीशन ये है कि सारी एंट्रीज का सम 0। तो जब आप इसको मान लो ये एलिमेंट लेते हो W11 में, तो इसका मतलब ये बनेगा कि A11 प्लस A12 प्लस A21 प्लस A22 का सम 0। सिमिलरली जब यहां लिखोगे इसकी एलिमेंट W11 में लोगे तो इसकी कंडीशन क्या होने वाली है आपके पास, B11 प्लस B12 प्लस B21 प्लस B22 का सम 0, एंट्री का सम 0। जब आप इन दोनों का प्लस करके करोगे तो इन सभी का सम भी 0 होने वाला है यूजिंग दीस टू कंडीशन। तो यहां से प्रूव हो जाएगा कि इसकी भी ये W11 भी आपको जो है वो V का सबस्पेस बन जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ को छोड़ के बाकी सारे के सारे आपके सबस्पेस V के बन जाएंगे। तो होप सो आपको ये भी एग्जांपल्स बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गए कि करना कैसे, किस टेक्निक के साथ करना आपको सबस्पेस प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जांपल्स भी कर लेते हैं जो फंक्शन से रिलेटेड हो कि उसके अगर क्वेश्चन है सबस्पेस की वो कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आइए अब हम और कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब ये जो एग्जांपल्स हैं सबस्पेसेस की वो है फंक्शन से रिलेटेड। हमने फंक्शन वाला वेक्टर स्पेस भी देखा था कि कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट। यहां पे मैंने नॉन एम्प्टी सेट रखा है क्लोज इंटरवल 0 to 1 टू रियल नंबर। ये हमने प्रूव किया था कि इट इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड R। ठीक है, अब ये आगे जो सारे 6 के 6 सबसेट हैं V के सबसेट है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स V में से आ रहे हैं। बस कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं। जैसे पहले वाले में कंडीशन है कि वो सारे फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, दूसरे वाले में कि डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन की कलेक्शन है, अब ये वाले में है कि जिसपे 0 डालने पे ही 0 आंसर है, वो वाले फंक्शंस हैं। इसमें वो फंक्शन है जो 0 डालने पे 1 दे, और इसमें वो फंक्शन है जो 0 डालने पे इररेशनल नंबर दे, और इसमें वो फंक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो चेक कर रहे हैं इनमें से कौन सा सबस्पेस है। और सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है, हमारा टारगेट होता है कि चेक करो कि उस सबसेट में क्या V की एडिटिव आइडेंटिटी है या नहीं। अगर नहीं है तो सीधा पता चल जाएगा कि वो वेक्टर सबस्पेस नहीं है, बट अगर है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा। और जो V की एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो होती है जीरो फंक्शन। जीरो फंक्शन का काम क्या होता है कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स को 0 पे मैप कर रहा होता है, डोमेन के सारे एलिमेंट्स वो होना चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें क्या यहाँ पे जीरो फंक्शन है, यस। जीरो फंक्शन बेसिकली एक कांस्टेंट फंक्शन ही तो है, सारे एलिमेंट्स को एक ही एलिमेंट पे मैप कर रहा है, एंड एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो यहां जीरो फंक्शन तो पक्का है, तो अभी इसे काट नहीं सकते, बट चेक करना पड़ेगा। बट डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन की कलेक्शन यहां पे जीरो फंक्शन ही है, क्योंकि जीरो फंक्शन तो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और यहां पे कलेक्शन है सारे डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन की, तो ये तो पक्का है वेक्टर सबस्पेस नहीं बनने वाला, ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए इसमें वो फंक्शन है जो 0 डालने पे आंसर 0 दे, बाकी का मुझे नहीं पता। डोमेन से अगर मैं 0 उठाऊं फंक्शन की डोमेन से, तो उसमें 0 डालने पे आपके आउटपुट 0 आनी चाहिए। अब 0 फंक्शन को अगर आप देखें, 0 फंक्शन तो डोमेन के हर एलिमेंट पे 0 है, तो 0 डालने पे भी तो 0 आ रहा है, मतलब 0 फंक्शन यहां पे प्रेजेंट है, हम इसे काट नहीं सकते। पर जब आप अगले वाले में देखोगे, वहां पे वो फंक्शन है जो 0 डालने पे आंसर 1 दे, जबकि 0 फंक्शन तो डोमेन के हर एलिमेंट पे ही 0 आंसर दे रहा है। यहां पे 0 डाला तो आंसर 0 आ रहा है, ना कि 1, मतलब यहां 0 फंक्शन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ये तो नहीं है, क्योंकि यहां एडिटिव आइडेंटिटी बिलोंग नहीं करे। अगले वाले में क्या, वो सारे फंक्शन जो 0 डालने पे इररेशनल नंबर दे, जबकि 0 फंक्शन में सारे डोमेन के एलिमेंट डालने पे आंसर 0 आ रहा है, मतलब 0 डालने पे भी 0 आ रहा है, और जो 0 डालने पे 0 आंसर आ रहा है, 0 एक रैशनल नंबर होता है, ना कि इररेशनल नंबर। तो ये तो आपका वेक्टर सबस्पेस नहीं है। ठीक है, अब अगर अगला देखें, यहां पे वो फंक्शन डालें जिसका डबल डेरिवेटिव
प्लस सिंगल डेरिवेटिव करें तो आंसर 0 आना चाहिए। अब जीरो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 ही तो है, क्योंकि खुद ही 0 आंसर आया तो डेरिवेटिव भी 0 आएगा, डबल डेरिवेटिव भी 0 आएगा, सम कर दोगे तब भी 0 आ रहा है, मतलब जीरो फंक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब हमारा 3 तो कट गए हैं क्योंकि इसमें 0 नहीं थी, बट जो 3 बच गए उसको चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में सबस्पेस है भी या नहीं। ठीक है, तो हमारा काम क्या होता है कि हम दो एलिमेंट यहां से पिक करेंगे, लेट f belongs to w1 एंड g belongs to w1। तो हमें क्या प्रूव करना होता है कि अल्फा f प्लस बीटा b बीटा g क्या w1 में जाएगा नहीं जाएगा, ये चेक करना है। यस जाएगा। अब ये कैलकुलस वाली एक बात यूज करेंगे कि जब भी दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो तो उसका सम भी कॉन्टिन्यूअस होता है और उसके साथ कोई स्केलर भी मल्टीप्लाई करते वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो अगर f कॉन्टिन्यूअस है तो अल्फा इंटू f, अल्फा स्केलर तो वो भी कॉन्टिन्यूअस, g कॉन्टिन्यूअस है तो बीटा इंटू g भी कॉन्टिन्यूअस, तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस उसका सम भी कॉन्टिन्यूअस। तो ये कैलकुलस का एक पॉइंट यूज करेंगे दैट सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड स्केलर मल्टीपल ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अगेन ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये बात यहां पे लिख देंगे कि सम ऑफ टू, ये रीजन दे देंगे हम यहां पे कि सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड स्केलर मल्टीपल ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये रीजन लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं। ठीक है, सो इट इज अ सबस्पेस ऑफ V। ठीक है, अब ये सेकंड तो कट ही गया था, थर्ड पे आते हैं वो सारे फंक्शन जो 0 डालने पे 0। तो चेक करते हैं, हम f एलिमेंट ले रहे हैं w3 में से और g एलिमेंट ले रहे हैं w3 में से। इसका मतलब यहां से पता चला कि f 0 डालने पे भी 0 और जो g है वो भी 0 डालने पे 0। तो हमें चेक करना है कि क्या अल्फा f प्लस बीटा g w3 में जाएगा नहीं जाएगा। तो चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 0 डालने पे से 0 आ रहा है नहीं आ रहा, बस इतना चेक करना। ठीक है, अब हमें पता है जो फंक्शन में एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है वो पॉइंट वाइज होती है, हमें यहाँ के ऑपरेशंस पता होते हैं, एडिशन पॉइंट वाइज होती है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पॉइंट वाइज होती है। खुलेगा कैसे, ये अल्फा ऑफ f0 प्लस बीटा ऑफ g0, फिर आगे कैसे होगा ये अल्फा ऑफ f0 प्लस बीटा ऑफ g0। अब f0 पे तो 0 है, g0 पे भी 0, तो इसका मतलब क्या होगा ये अल्फा इंटू 0 प्लस बीटा इंटू 0। तो क्या आ गया यहाँ से 0 आ गया। इसका मतलब ठीक है अल्फा प्लस बीटा g हमने लिया, वो 0 डालने पे 0 आ रहा है, दैट मींस इट आल्सो बिलोंग्स टू w3 फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड fg बिलोंग्स टू w3, सो इट इज द सबस्पेस ऑफ V। तो थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ तो हमारा पहले से ही कट चुका है। ठीक है, अब सिक्स की अगर हम बात करें वो सारे फंक्शन जिसका डबल डेरिवेटिव प्लस सिंगल डेरिवेटिव करें तो आंसर 0 आना चाहिए। तो अगर हम यहां से देखें, अगर f हमारा w6 में है और g भी हमारा w6 में है तो इसका मतलब ये हुआ कि f डबल डैश x प्लस f डैश x इज इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली g डबल डैश x प्लस g डैश x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि क्या ये हमारा w6 में आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अल्फा f प्लस बीटा g x का डबल डेरिवेटिव प्लस अल्फा f प्लस बीटा g का डेरिवेटिव का सम करके देखना पड़ेगा कि 0 आ रहा है क्या। अब डेरिवेटिव की तो प्रॉपर्टी होती है, स्प्लिट होता है, प्लस में भी और स्केलर बाहर आता है, तो इसको क्या लिख सकता हूं अल्फा ऑफ f डबल डैश x प्लस बीटा ऑफ g डबल डैश x प्लस अल्फा ऑफ f डैश x प्लस बीटा ऑफ g डैश x। ठीक है, ओके, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अल्फा कॉमन निकाल के लिख सकते हैं f डबल डैश x प्लस f डैश x। यहां से अल्फा कॉमन निकला तो मैंने f डबल डैश और f डैश x वाली टर्म इकट्ठी कर दी, प्लस बीटा कॉमन निकला तो क्या बन गई g डबल डैश x प्लस g डैश x। अब मुझे पता है कि यहां पे ये वाली टर्म का सम 0 आ रहा है, यहां पे सम 0 आ रहा है, तो ये 0 उसका ओवरऑल सम भी कितना आएगा 0 आ रहा है, व्हिच मींस कि इस फंक्शन का हमने डबल डेरिवेटिव किया प्लस सिंगल डेरिवेटिव करके सम किया तो वो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये एलिमेंट हमारा w6 में जाएगा, तो इट मींस इट आल्सो सबस्पेस ऑफ V। और ये जो अल्फा बीटा है कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो इसी से पता चलता है कि हमारा अल्फा बीटा फॉर एवरी अल्फा बीटा के लिए प्रूव हो रहा है एंड फॉर एवरी f एंड g के। सो होप सो आपको ये वाली एग्जांपल्स भी बहुत अच्छे से क्लियर होंगी कि करने कैसे हैं क्वेश्चन। तो आपको इस वीडियो में हमने जो भी सबस्पेस की डेफिनेशन, थ्योरम्स प्लस जो एग्जांपल्स आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे कि करना कैसे है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सबस्पेस
खत्म होता है। अब अगली वीडियो में हम सब स्पेस से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ भी लग गया होगा। बट कई बार हमारे दिमाग में ये आता है कि समझ लग गया है तो ठीक है, क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, पर एक बारी आप क्वेश्चन को अपने हाथों से सॉल्व जरूर करना, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। क्योंकि क्या होता है, जब आप करते हैं तो कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो टेक्निक्स आपको तभी पता चलेंगी जब आपने अपने हाथ से लिख कर किया होगा। दिमाग में सोचकर आप कर लेते हैं कि ठीक है ये पॉइंट लेना, ये लेना हो जाएगा, पर लिखने से कुछ टेक्निक्स आपके सामने निकल के आती हैं। वो टेक्निक्स समझ आ जाएंगी तो वो टेक्निक्स आगे आने वाले टॉपिक्स के साथ जुड़ रही होती हैं। तो आने वाले टॉपिक्स के साथ जब जुड़ रही होती है तो फिर वो आपको कंफ्यूज करती हैं, जब आपने कुछ लिख के ना देखा होगा। तो अगर आपने वो लिख के देखा होगा तो वो टेक्निक्स आपके दिमाग में होगी, तो आगे आने वाले टॉपिक से जब जुड़ रही होती है तो आपको वो मुश्किल नहीं लगता। बस यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि जब भी कोई चीज आपको मुश्किल लग रही है तो उसका कारण कोई ना कोई पीछे आपने कोई चीज छोड़ी होती है या आपने कुछ प्रैक्टिस नहीं की होती। तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर आगे आने वाली टॉपिक्स के साथ इसको हम अच्छे से कनेक्ट करेंगे, तो वो भी हम इसी से डिस्कस करेंगे। तो होप सो आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।